हार्बिन, चीन, सर्दियों की रात 1941। बर्फ इतनी ठंडी है कि सांस भी धुएं में बदल रही है। बाहर तापमान -30 डिग्री के आसपास है, लेकिन इस बर्फीली रात में एक इंसान को जानबूझकर लकड़ी के खंभे से बांधा गया है। उसके हाथों को बर्फ वाले पानी में डुबोया जा रहा है। धीरे धीरे उसकी त्वचा सफेद पड़ती है, फिर नीली और फिर पूरी तरह पत्थर जैसी सख्त। सामने खड़ा जापानी अधिकारी हथौड़े से उसकी उंगलियों पर मारता है। आवाज आती है बिल्कुल लकड़ी टूटने जैसी, और तभी वह आदमी अभी भी जिंदा है। उसके सामने खड़े वैज्ञानिक नोट्स लिख रहे हैं, कोई उसकी चीखों को रिकॉर्ड कर रहा है, कोई उसकी त्वचा की परतें देख रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात ये है कि ये सब किसी पागल सीरियल किलर ने नहीं किया। ये सब एक सरकारी रिसर्च लैब में हो रहा है। एक ऐसी जगह है जहां इंसानों को इंसान नहीं, लकड़ी के लट्ठे कहा जाता था। इस जगह का नाम था यूनिट 731 और इतिहास में इसे आज भी मानवता का सबसे अंधेरा एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। टोक्यो, जापान, 1932। दुनिया तेजी से बदल रही थी। यूरोप में युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। जर्मनी हथियार बना रहा था, सोवियत यूनियन अपनी सेना बढ़ा रहा था और जापान वो एशिया पर कब्जा करने का सपना देख रहा था। लेकिन जापानी सेना सिर्फ बंदूकों से संतुष्ट नहीं थी। उनकी नजर एक ऐसे हथियार पर थी जो बिना गोली चलाए लाखों लोगों को मार सकता था। बीमारी, वायरस, प्लेग, हैजा, एंथ्रेक्स, जैविक युद्ध। और यही एंट्री होती है एक आदमी की, जिसका नाम आगे चलकर डर का पर्याय बन गया। शिरो इशी। इशी एक डॉक्टर था, लेकिन उसका दिमाग युद्ध मशीन की तरह काम करता था। उसका मानना था कि अगर जापान को दुनिया पर राज करना है तो उसे इंसानी शरीर को हथियार की तरह समझना होगा, और इसके लिए उसे चाहिए थे जिंदा इंसान। कुछ ही सालों में चीन के हार्बिन इलाके में एक विशाल सीक्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया गया। बाहर से देखने पर वो एक मेडिकल रिसर्च सेंटर लगता था, लेकिन अंदर वहाँ मौत का कारखाना चल रहा था। हजारों कैदी, जिनमें चीनी नागरिक, रूसी कैदी, महिलाएं, बच्चे तक शामिल थे, वहां लाए जाते, लेकिन उनका नाम नहीं रखा जाता। उन्हें कहा जाता था मृता, यानी लकड़ी के लट्ठे, क्योंकि जब इंसान को इंसान मानना बंद कर दो तब उसे काटना आसान हो जाता है। हार्बिन यूनिट 731 परिसर। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हर बिल्डिंग का एक अलग काम था। कहीं बैक्टीरिया तैयार किए जाते, कहीं प्लेग वाले पिस्सू पाले जाते, कहीं इंसानों पर टेस्टिंग होती और कहीं सीधे ऑपरेशन थिएटर बनाए गए थे। लेकिन यहाँ ऑपरेशन इलाज के लिए नहीं होते थे, यहाँ विविसेक्शन होती थी, यानी बिना एनेस्थीसिया के जिंदा इंसान को काटना। वैज्ञानिकों का तर्क था कि अगर मरीज को बेहोश किया गया तो शरीर की नेचुरल प्रतिक्रिया बदल जाएगी। इसीलिए लोग पूरी होश में रहते और उनका पेट काटा जाता, फेफड़े निकाले जाते, दिल देखा जाता और फिर वापस बंद भी नहीं किया जाता। कुछ कैदियों को जानबूझकर प्लेग से संक्रमित किया जाता, फिर देखा जाता कि बीमारी शरीर में कितनी तेजी से फैलती है। कुछ को हैजा दिया जाता, कुछ को सिफिलिस, और फिर पुरुषों और महिलाओं को जबरदस्ती साथ रखा जाता ताकि बीमारी का नेचुरल ट्रांसमिशन देखा जा सके। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि ये सब नोटबुक में ऐसे लिखा जाता था जैसे कोई स्कूल साइंस प्रोजेक्ट चल रहा हो। सब्जेक्ट सर्वाइव्ड 10 डेज, लंग्स हेवीली इन्फेक्टेड, रिएक्शन सैटिस्फैक्टरी। बस इतना, कोई नाम नहीं, कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ डेटा। फ्रॉस्टबाइट एक्सपेरिमेंट्स। 1942 जापानी सेना को साइबेरिया जैसे ठंडे इलाकों में लड़ना था। उन्हें जानना था कि इंसानी शरीर बर्फ में कितनी देर टिक सकता है और अगर शरीर जम जाए तो उसे वापस कैसे जिंदा किया जा सकता है। लेकिन इसका तरीका क्या था? कैदियों के हाथ बर्फीले पानी में डाले जाते जब तक उनकी त्वचा पूरी तरह जम न जाए। फिर उन्हें अलग अलग तरीकों से थॉ किया जाता। किसी का हाथ गर्म पानी में, किसी का आग के पास, किसी का सीधे उबलते पानी। कई बार हाथ शरीर से अलग हो जाते। कुछ टेस्टों में लोगों को घंटों तक बाहर नग्न छोड़ दिया जाता, फिर उनके शरीर की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की जाती। कुछ को डिहाइड्रेशन के लिए पानी के बिना बंद किया गया, कुछ को प्रेशर चैम्बर में रखा गया जब तक उनकी आंखें बाहर निकलने न लगे। और तभी यूनिट 731 सिर्फ एक लैब नहीं रही, वो युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी थी। अब उनका अगला कदम था पूरे शहरों पर बीमारी छोड़ना। प्लेग से संक्रमित पिस्सुओं को बमों में भरकर चीनी गांवों पर गिराया गया। कुछ इलाकों में अचानक महामारी फैल गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि मौत हवा में छोड़ी जा चुकी है। हजारों लोग मरे, लेकिन असली डर अभी बाकी था। 1945 जापान हारने लगता है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिकी सेना आगे बढ़ रही थी और जापानी अधिकारियों को समझ आ चुका था कि अगर यूनिट 731 पकड़ी गई तो पूरी दुनिया उनके अपराध देख लेगी। तुरंत आदेश आया, सबूत मिटा दो। कैदियों को मार दिया गया, बिल्डिंग्स उड़ा दी गईं, दस्तावेज जलाए गए, कुछ वैज्ञानिक भाग गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कई लोग बच निकले। और यही कहानी एक और अंधेरे मोड़ पर जाती है। अमेरिका को पता चला कि यूनिट 731 के पास जैविक युद्ध का विशाल डेटा है, ऐसा डेटा जो दुनिया में किसी के पास नहीं था। और तब एक गुप्त डील हुई। कई जापानी वैज्ञानिकों को ट्रायल से बचा लिया गया, बदले में उनके सारे रिसर्च रिकॉर्ड अमेरिका को दे दिए गए। यानी जिन लोगों ने हजारों इंसानों पर अत्याचार किए, उनमें से कई कभी सजा तक नहीं पाए। कुछ बाद में प्रोफेसर बने, कुछ डॉक्टर बने, कुछ सम्मानित नागरिक बनकर जीते रहे। और जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुआ, उनकी कब्रों तक का रिकॉर्ड नहीं बचा। सालों बाद दुनिया सच जानती है, जब युद्ध खत्म हुआ
हुआ, तब धीरे धीरे गवाहियां सामने आने लगी। कुछ बचे हुए लोगों ने बताया कि कैसे बच्चों तक को प्रयोगों में इस्तेमाल किया गया, कैसे महिलाएं चीखती रहती थीं, कैसे ऑपरेशन थिएटर से लगातार खून बहता रहता था। दुनिया पहले नाजी कैंप्स देखकर ही हिल चुकी थी, लेकिन यूनिट 731 ने साबित कर दिया कि विज्ञान अगर इंसानियत से अलग हो जाए तो वो राक्षस बन जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हजारों लोग सीधे यूनिट 731 में मारे गए और जैविक हमलों से मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। आज भी हार्बिन में उस जगह के अवशेष मौजूद हैं, टूटे हुए कमरे, जंग लगे औजार, पुराने सेल्स और वो दीवारें जिन्होंने शायद इतिहास की सबसे दर्दनाक चीखें सुनी थी। कई डॉक्यूमेंट्स आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं और यही बात इस कहानी को और ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि शायद हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते। आज का समय यूनिट 731 सिर्फ एक युद्ध अपराध नहीं था, वो इंसानी सभ्यता के लिए एक चेतावनी था। उसके बाद दुनिया ने रिसर्च एथिक्स बदले, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसे नियम आए, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए सख्त कानून बने, क्योंकि दुनिया समझ चुकी थी कि अगर विज्ञान पर नैतिकता का कंट्रोल हट जाए तो इंसान खुद अपने ही खिलाफ हथियार बन जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, कैसे पढ़े लिखे डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्चर इतने निर्दयी बन गए? शायद जवाब यही है कि अंधेरा हमेशा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे शुरू होता है जब इंसान दूसरे इंसान को डेटा, सब्जेक्ट या लट्ठा समझने लगता है। और यही वजह है कि यूनिट 731 को इतिहास का सबसे अंधेरा मानव प्रयोग कहा जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ शरीरों पर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, वहां इंसानियत खुद ऑन ऑपरेशन टेबल पे पड़ी थी।